गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत शानदार होंगे। शानदार आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज नरेशन की क्लास है, नरेशन की प्रैक्टिस क्लास है आज, आप सबको पता है, टाइटल आपने देख लिया होगा। और नरेशन की 3 टोटल प्रैक्टिस क्लासेस आपकी होंगी, जिनमें से 2 आज ही होंगी। एक अभी है, एक शाम को 3:30 बजे होगी। ठीक है मेरे भाई, एक अभी है और एक शाम को 3:30 बजे होगी। उसके बाद में एक क्लास नरेशन की आपकी कल होगी। परसों से हम क्लोज टेस्ट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में हम PQRS पढ़ेंगे। पहले मैं क्लोज टेस्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बड़ा टॉपिक है, ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे, अच्छे से सारी चीज़ों को करेंगे, तो चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ को लेके। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास का पहला क्वेश्चन है, सानू सेड टू राम, वेयर डू यू यूजुअली गो स्विमिंग। आंसर करेंगे जल्दी से कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से आंसर करेंगे सारे के सारे लोग। सानू सेड टू रामू, वेयर डू यू यूजुअली गो स्विमिंग। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है कि सेंटेंस किससे शुरू है? वेयर से शुरू है भाई साहब। ठीक है, सेंटेंस आपका वेयर से शुरू है। वेयर से शुरू होने के साथ साथ में सेंटेंस में एक खास बात और क्या है कि सेंटेंस आपका डू यू यूजुअली गो यानी कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, अब क्योंकि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में है और आगे वाली ये जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपकी पास्ट में है, तो यानी कि चेंज होगा। तो सैड टू को अब आप देखोगे, क्योंकि क्वेश्चन की बात है, अगर क्वेश्चन की बात है तो सैड टू को बदलते हैं आस्क्ड में। अगर आपको आंसर ही मार्क करना था तो सिर्फ आप इस आस्क को देख के कर सकते थे। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, ओके आस्क को देख के नहीं कर पाएंगे आंसर मार्क, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन को गलत यूज कर रखा है। यहाँ पे वेयर का होना जरूरी है। ठीक है, कंजंक्शन वेयर का होना जरूरी है। ठीक है, ये ना ऑप्शन ए को बस थोड़ा सा आपको चेंज कर लेना है। ऑप्शन ए को थोड़ा सा चेंज कर लेना है। ठीक है, इसको आपको आस्क्ड कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन ए को आपको चेंज कर लेना है, इसको आस्क्ड कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं एक बार। अब 2 ऑप्शन में आपको आस्क दिखेगा, एक इसमें और एक इसमें। अब दोनों में फर्क क्या आ जाएगा? ठीक है, कि यहाँ पे जो कंजंक्शन है ये इफ लगा रखा है और यहाँ पे कंजंक्शन वेयर है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू हो तो ऐसे केस में जो इंटेरोगेटिव वर्ड होता है आपका वही कंजंक्शन का काम करता है, ये कंजंक्शन का काम करेगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सी सेड टू हर ब्रदर, डोंट बी लेट, वी विल बी वेटिंग फॉर यू। सी से ऑप्शन दे रखे हैं, देखो अब आप सबसे पहले देखोगे डोंट बी लेट है, यानी कि ये सेंटेंस आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। आगे वी विल बी वेटिंग दे रखा है, वी विल बी वेटिंग दे रखा है। इसका मतलब है ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस है, आपका सब्जेक्ट वी से शुरू हुआ है, आपका नॉर्मल सेंटेंस है ना। आ जाते हैं अब इसको कैसे कैसे दिखते हैं। सी सेड टू हर ब्रदर, अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सेड टू को बदल देते हैं हम या तो रिक्वेस्टेड वगैरह में। तो आपके सामने 2 ऑप्शन है रिक्वेस्टेड के, 2 ऑप्शन है सेड टू के। तो रिक्वेस्टेड वाले ऑप्शंस आपको हमेशा पहले पढ़ने हैं। ठीक है, सेड टू तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है हमारे लिए। तो सी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर नॉट टू बी लेट,
उसने अपने भाई से रिक्वेस्ट की कि भाई लेट मत होना प्लीज, फॉर दे वुड बी वेटिंग फॉर हिम। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, सी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर नॉट टू बी लेट फॉर वी वुड बी वेटिंग फॉर हिम। ठीक है, दो ऑप्शन आपके हैं जो कि सही आंसर हो सकते हैं। पहला ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे सेट टू दे रखा है। ठीक है, और देखो आप ये भी देख लेना, सी सेड टू हर ब्रदर दैट ही शुड नॉट बी लेट फॉर सी वुड बी वेटिंग, क्योंकि जो अगली वाली क्लॉज है ना, अगली वाली क्लॉज में हर जगह जो क्लॉज आ रखी है वो फॉर कंजंक्शन के साथ आ रखी है, तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन है कि अगली क्लॉज को फॉर के साथ में ही लिखना है। फॉर कंजंक्शन जो दिखाता है वो रीजन को दिखाता है, किसको दिखाता है, रीजन को। ठीक है, रीजन दिखाता है, यानी कि यहाँ पे कंजंक्शन नहीं था लेकिन यहाँ पे मैं नीचे कंजंक्शन लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ रहा है समझेंगे दोबारा से एक बार। डोंट बी लेट, उसने कहा कि लेट मत होना, क्यों, क्योंकि हम आपका इंतजार कर रहे होंगे, हम आपका इंतजार कर रहे होंगे। अब आपने देखने हैं कि ऑप्शंस कौन से कैसे कैसे एलिमिनेट आप कर पा रहे हो। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि सेट टू नहीं होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्टेड होगा। डोंट बी लेट है, यहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट के सेंस में दे रखा है। अब दो ऑप्शन है आपके सामने, जहां पे रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्टेड हर ब्रदर नॉट टू बी लेट, लेट ना होने के लिए अपने ब्रदर से रिक्वेस्ट की। ठीक है, तो सी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर नॉट टू बी लेट, किस लिए भाई, आगे कंजंक्शन फॉर है। दोनों में फर्क कहां पे है, इसमें दे लगा रखा है, इसमें वी लगा रखा है। ओरिजिनली सेंटेंस में वी था और वी को हमें चेंज करना होता है किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सी आपका थर्ड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन को अगर हम वी को हम थर्ड पर्सन से चेंज करेंगे तो थर्ड पर्सन में जो प्लूरल आपका आता है वो दे होता है, तो वी को चेंज कर देंगे दे में, इस वी की वजह से आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आंसर इज बी ऑप्शन, आंसर इज बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, द पुलिसमैन सेड। देखिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे अब जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग रहेंगे आपके। मैंने जितने भी अच्छे क्वेश्चंस जिन जिन बुक्स में दे रखे हैं वहां से सारे के सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं जिससे कि आपके डाउट्स ना आए ज्यादा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस वैसे ही लगा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिसमैन सेड टू द वायलेंट क्राउड। ठीक है, देखो यहां पे भी आ रखा है एक नाउन का अच्छा क्वेश्चन जो बनता है, आप सब आपने पढ़ा होगा, क्राउड के साथ में एंग्री नहीं आता है, ये नहीं आता, वो नहीं आता है। देखिए क्राउड के साथ में एंग्री आ सकता है, वायलेंट आ सकता है, सब आ सकता है। ये लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है कि आपका क्राउड के साथ में एंग्री या फिर वायलेंट वगैरह नहीं आता है। एंग्री भी आता है, वायलेंट भी आता है, सब कुछ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द पुलिसमैन सेड टू द वायलेंट क्राउड, पुलिसमैन ने वायलेंट क्राउड से कहा, स्टॉप ऑल दिस और यू विल बी अरेस्टेड, इस सब को बंद करो नहीं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये क्या था, वार्निंग थी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या था, वार्निंग थी। अब हम देखेंगे, एक में दे रखा है सेड टू, दूसरे में दे रखा है सेड टू, एक में दे रखा है एडवाइज्ड। ठीक है, और अगले में दे रखा है ऑर्डर्ड। अब देखो पहले एडवाइज्ड और ऑर्डर को देख लेते हैं। पहले में सी में है, द पुलिसमैन एडवाइज्ड द वायलेंट क्राउड। अब देखो वायलेंट क्राउड को यूजुअली सलाह नहीं दी जाती, ऑर्डर दिया जाता है, टू स्टॉप और एल्स बी अरेस्टेड। ठीक है, डी ऑप्शन देखेंगे क्योंकि देखो एडवाइज का सेंस नहीं है, पुलिसमैन जब वायलेंट क्राउड से बात करेगा तो ऑर्डर देगा। ठीक है, तो द पुलिसमैन ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर करा, दी वायलेंट क्राउड को। ठीक है, किस लिए, टू स्टॉप ऑल दैट। सबसे पहले क्या देखेंगे कि इस दिस को हमने किस में बदल दिया, दैट में, और दे वुड बी अरेस्टेड, और दे वुड बी अरेस्टेड। दे क्यों हुआ, क्योंकि यू था, यू को हम किससे चेंज करेंगे, इससे। ठीक है, और क्योंकि विल था तो विल को वुड कर देंगे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। PYQB में सारे के सारे आपको कराऊंगा, चिंता ना करें। जितने भी लेटेस्ट PYQ आए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारे भी आपके कराए जाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू लर्न फ्रेंच। SSC CGL Tier 2 16/11/2022, SSC CGL Tier 2 16/11/2022 ये क्वेश्चन की डेट है। प्रीवियस ईयर आगे आपके कहते ही देखिए। ठीक है,
प्रैक्टिस में कुछ नोट डाउन नहीं करना, चुपचाप प्रैक्टिस पे ध्यान दें, क्वेश्चन करने पे ध्यान दें, जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करें। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू लर्न फ्रेंच। अब आपने देखा कि जो दिया हुआ है वो इनडायरेक्ट दिया हुआ है, अब आपको डायरेक्ट स्पीच बतानी है। आस्क्ड आ रखा है यानी कि क्वेश्चन रहा होगा, अब देखोगे तो एक ऑप्शन यहीं से खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। दूसरा आपने देखा कि यहाँ पे आई आ रखा है, आई और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट में मी दिख रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई बना होगा। आई बना होगा यानी कि यहाँ पे क्या रहा होगा, यू रहा होगा, सब में यू है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आई वुड लाइक, ठीक है, आई वुड लाइक। अब दूसरा आपको क्या देखना है, यहाँ पे वुड लाइक है और यहाँ पे डू यू लाइक है, इसको भी हटा देंगे भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेशक लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगा रखा है लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर असर्टिव है, ये भी हट जाएगा, ये भी आपका हट जाएगा। सेंटेंस का सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सेट टू हमेशा चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें एक चीज और विशेष ध्यान देने वाली क्या है, आपको इस वुड लाइक का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। वुड लाइक का क्या होता है, जब भी आपकी ये वर्ब आ रखी हो, लाइक, लव, प्रेफर, हेट, ईटीसी, ठीक है। अगर ये आपकी वर्ब आ रखी हो तो इसके पहले हम विल का यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं भाई, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ तो ऑप्शन एसएससी ने इस साल नहीं दिए थे, अगली साल आ जाए, अब की बार इस साल ही आ जाए। इस साल एक ऑप्शन ऐसा हो जाता कि जहां पे वुड यू लाइक है, एक विल यू लाइक होता, क्या होता, विल यू लाइक। तो बच्चे को क्या लगता कि यहां विल रहा होगा तभी यहां वुड हुआ है, ऐसा लग सकता था, ठीक है। ऐसा लग सकता था कि यहाँ पे विल रहा होगा इसीलिए यहाँ पे वुड हुआ है, बट ऐसा हो नहीं होगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए एक ऑप्शन आपका ये होता, विल यू लाइक, विल यू लाइक टू लर्न फ्रेंच, ठीक है। तो ये विल यू लाइक वाला गलत माना जाता, क्यों गलत माना जाता, क्योंकि वुड होता है लाइक, लव, प्रेफर, हेट, इन वर्ब के साथ में वुड का यूज करते हैं और केयर, ठीक है। और इसमें एक वर्ब जो है केयर, ठीक है। तो लाइक, लव, प्रेफर, हेट, केयर, इनके साथ में वुड का यूज होता है, विल का यूज नहीं होता है। अब ये न सिर्फ आपके लिए यहां इनमें इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस आपकी और भी एक जगह है, ठीक है। कौन सी जगह है मैं बता देता हूं। एसएससी ने सीजीएल 2022 में जो पेपर हुआ है, अप्रैल 2022 में जो पेपर हुआ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा, विल यू केयर फॉर, एरर डिटेक्शन का, विल यू केयर फॉर अ कप ऑफ टी, ठीक है। यहां तक का क्वेश्चन एग्जैक्ट मैंने बताया है, ये क्वेश्चन शायद कप ऑफ टी नहीं कुछ और रहा होगा, लेकिन द थिंग इज कि कॉन्सेप्ट यही पूछा था। इसमें एसएससी ने पूछा कि भाई साहब इसमें एरर फाइंड करिए कि एरर कहां होगा, लास्ट में नो एरर का ऑप्शन भी था, ठीक है। इस तरीके से एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा। अब ज्यादातर लोगों को क्या लगेगा कि यार यू के पहले तो विल आ रखा है, ये तो सही होता है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपका लव हो, लाइक हो, हेट हो, प्रेफर हो, लव हो, लाइक हो, हेट हो, प्रेफर हो, केयर हो, ठीक है, केयर हो, ऐसे केस में इनके साथ विल नहीं आता है, इनके साथ में आता है भाई साहब आपका वुड, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। तो ये ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो कि न सिर्फ नरेशन में आपके काम आएगा बल्कि में एरर डिटेक्शन के काम भी आएगा, ठीक है, एरर डिटेक्शन के काम भी आएगा, तो इसका ध्यान रखना। ये एसएससी का अप्रैल 2022 में जो क्वेश्चन हुए सीजीएल प्री 2021, इसमें पूछा गया सवाल है, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर है। अब देखो पहली बात तो आपको अगर आंसर मार्क करने हैं तो ये समझिए कि यू का हमें कैसे पता चला कि यू आएगा, एक सवाल आ रहा है बार बार कि सर यू का कैसे पता चलेगा कि यू आएगा। एक तो ऑप्शंस को देख के आप समझ सकते हैं कि यू आएगा, दूसरा आप ये समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आई रहा है, ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है,
ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है, ये ओरिजिनली आई नहीं रहा होगा, क्योंकि ओरिजिनली अगर आई रहा होता तो ये ही के हिसाब से चेंज हो गया होता, तो यहाँ आई तो नहीं रहेगा, क्योंकि इस ऑप्शन को देखोगे अगर यहाँ पे ये आई रहा होता तो ये ही से चेंज होके यहाँ पे आई नहीं ही बना होता। ठीक है, यानी कि मैं कहूँगा कि ओरिजिनली आई तो नहीं रहा होगा। ठीक है, आई नहीं रहा होगा ना वी रहा होगा। अब दूसरा ओरिजिनली ये क्या रह सकता है, ही सी इट रहा नहीं होगा, क्योंकि ही सी इट अगर शुरू में रहा होता तो वो तो चेंज ही नहीं होते, तो यहाँ पे भी ही सी इट होता। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास में, क्या रहा होगा ओरिजिनली, यू रहा होगा, और तो कुछ रह नहीं सकता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यू रहा होगा, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रिंसिपल हैज सेड। ठीक है, एक प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही कर लेना यार। द प्रिंसिपल हैज सेड मिस्टर सूरज विल कोच द फुटबॉल टीम। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है, बहुत सारे बच्चों को ऐसे सेंटेंस में कंफ्यूजन आ जाता है इस सैड को देख के, और इस सैड को देख के इस विल को किस में चेंज कर देते हैं, वुड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ इसमें ये जो था ना, इसमें केयर वर्ब है ना, इसमें एक वर्ब और माइंड, माइंड वर्ब के साथ में भी वुड आता है। ठीक है भाई, अब बच्चे क्या करते हैं ऐसे केस में, जैसे अब जैसे आंसर भी आने लग गए फटाफट से कि भाई विल को वुड में चेंज करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों के आंसर आने लग गए, ए आंसर आने लग गया। ठीक है, ज्यादातर लोग ए आंसर दे बैठते हैं ऐसी कंडीशन में, लेकिन वहां पे ना गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस सैड को देखा और गलती कर दी। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये हैज सैड है, हैज सैड है, तो मैं कहूंगा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है कि नहीं भाई, है, प्रेजेंट है। अगर ये प्रेजेंट है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है, इसका मतलब है टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज नहीं होगा यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन ए दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं पहले ही। अब आपके पास में दो ऑप्शन बचते हैं, एक है बी ऑप्शन, द प्रिंसिपल हैज आस्क्ड। अब आस्क के बाद में आपको कंजंक्शन यहां पे लगा रखा है दैट। ठीक है, अब आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में क्या कोई आपका क्वेश्चन मार्क है, नहीं। क्या ये सही में क्वेश्चन है, नहीं है। अगर ये क्वेश्चन ही नहीं है तो आस्क आपका आंसर नहीं हो सकता। एक ही बच्चा हैज, शेड और उसके बाद में कंजंक्शन दैट, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका है राकेश सेज। अब आपने अगेन क्या देखना है कि सेज दे रखा है, सेज जैसे ही दे रखा है, ठीक है, सेज जैसे ही दे रखा है तो आपको समझ आ गया कि कैन को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब टेंस चेंज नहीं होगा। अब आपको ये भी देखना है, कैन यू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी सुनीता। सबसे पहले अब आपको एक विशेष चीज मैं आपको बता देता हूं यहां पे भाई, मैंने आपकी शायद लास्ट क्लास में भी ये बात की थी, वोकेटिव केस। ठीक है, हमने शायद अपनी लास्ट क्लास में भी वोकेटिव केस के बारे में थोड़ी सी बात जरूर की होगी। क्या होता है वोकेटिव केस, इसको समझ लें। नरेशन में इसकी बहुत वैल्यू रहती है। क्या वैल्यू रहती है समझते हैं एक बार। ठीक है, समझते हैं एक बार वोकेटिव केस की वैल्यू है क्या। देखिए वोकेटिव केस क्या होता है, जब किसी को हम संबोधित करने के लिए कुछ यूज करते हैं तो हम उसी को क्या कहते हैं, वोकेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं, वोकेटिव केस कहते हैं। अरे ओ बदतमीज दाऊद, मैंने कहा था टेंस जब चेंज होते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच आप सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में हो। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं होगी तो टेंस क्यों चेंज होंगे। ठीक है, वोकेटिव केस आपका किस में आएगा, ये आपका यूजुअली दिखेगा आपको रिपोर्टेड स्पीच में। देखो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन कम हियर, मोहन यहां आओ। क्या यहां पे मोहन सब्जेक्ट है, द आंसर इज नो। ठीक है,
वही समझा रहा हूँ कि टेल में करते हैं या नहीं करते हैं। एक बार सुनोगे अगर सारी बात को तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों टेल में कर रखा है और क्यों करना चाहिए, कब कब करना चाहिए। मैंने कहा मोहन कम ईयर। अब आप इसमें मोहन को क्या कहोगे, नॉमिनेटिव केस है? नहीं, ये होता है वोकेटिव केस, मोहन को संबोधित करने के लिए। ये क्या है आपका, वोकेटिव केस है ये, इसी को वोकेटिव केस बोलते हैं भाई। जैसे मैंने कहा सिट डाउन, मैंने कहा बैठ जाओ, ठीक है, आराम से तसल्ली रखो, दिक्कत मत लो, ठीक है, मैंने ऐसे कहा। तो सिट डाउन। मिताली, तो क्या मिताली में मान लो सिट डाउन का ऑब्जेक्ट है? नहीं, मिताली ऑब्जेक्ट नहीं है सिट डाउन का, ठीक है। बेसिकली मिताली क्या है यहाँ पे, ये है आपका वोकेटिव केस, जिसको हम संबोधित कर रहे हैं। जब हम किसी को कुछ कह के संबोधित करते हैं तो उसको हम कहते हैं वोकेटिव केस। जैसे हम नाउन में केस पढ़ते हैं ना, नॉमिनेटिव केस, नाउन में प्रोनाउन में भी केस पढ़ रहे होते हैं, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, जेनिटिव केस, डेटिव केस, वोकेटिव केस, ठीक है। नाउन पढ़ेंगे तो केसेस के बारे में भी बताएंगे आपको जब केस पढ़ रहे होंगे नाउन में, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको क्या जानना है कि वोकेटिव केस भी आपका होता है जो कि नरेशन में भी काम आता है। अब क्या होगा, मान लीजिए ये बात मैंने कही सिट डाउन मिताली, अब मैंने इसको एक कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में बंद भी कर दिया और मैंने कहा आई सैड, मैंने कहा। अब ये बात मैंने कही किससे, जो वोकेटिव केस में पर्सन आया उसी से तो कही होगी, जो पर्सन वोकेटिव केस में मैंने यूज किया उसी से तो कही होगी। तो जब हम इसको बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, बेसिकली वोकेटिव केस क्या है, इस जो रिपोर्टेड स्पीच में आपकी सैड वर्ब रही है, रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपकी सैड वर्ब है, इसी का तो ऑब्जेक्ट है ये सैड टू ही तो है। मैं ये कहूं आई सैड टू मिताली सिट डाउन, या फिर मैं ये कहूं आई सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिट डाउन मिताली, दोनों की बात एक ही है। मैं अगर ये कह रहा हूं आई सैड मोहन कम हियर, एक ही बात है। या फिर मैं ऐसे कहूं आई सेड टू मोहन और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में कम ईयर, तो मैं दोनों तरीके से कह सकता हूं। यानी कि आप ये समझिए, एक और एग्जांपल देके समझा देता हूं आपको। आई सेड टू राधिका, आई सेड टू राधिका प्रिपेयर डिनर फॉर मी, मैंने राधिका से कहा कि मेरे लिए डिनर बनाओ, मेरे लिए डिनर बनाओ, ठीक है। और इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राधिका, आई सेड राधिका प्रिपेयर डिनर फॉर मी, कि राधिका मेरे लिए डिनर बनाओ। तो मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, दोनों की बात बराबर है। तो सैड टू में यानी कि डेटिव केस में लिख दो। देखो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस टू के साथ आता है तो ये कहलाता है डेटिव केस, और जब हम किसी को संबोधित करने के लिए सीधा नाम लेते हैं और उसके आगे सेंटेंस बोल देते हैं तो वो कहलाता है वोकेटिव केस। तो डेटिव केस और वोकेटिव केस, इन दोनों के बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए भाई साहब, है ना। थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको ज़रूरी है, डिटेल में नाउन में पढ़ते हैं इसको हम, है ना। तो डेटिव केस और वोकेटिव केस ये दोनों आपको पता होने चाहिए, यानी कि ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है। अब अगर आप अपने क्वेश्चन पे जाओगे, अब आप क्वेश्चन पे जाओगे तो राकेश सेज कैन यू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी सुनीता, सुनीता को पीछे लिखिए, यानी वोकेटिव केस पीछे भी आ सकता है सेंटेंस के लास्ट में और सेंटेंस की शुरुआत में भी आ सकता है। यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राकेश सेज सुनीता कैन यू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। या राकेश साहब ऐसे भी कह सकते हैं कैन यू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी सुनीता, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को ही हम लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों को ही हम लिख सकते हैं, दोनों की बात एक ही होती है। अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि जो इसमें सुनीता है, ये सुनीता बेसिकली क्या है, इस सेज के बाद में आना चाहिए था। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, राकेश सेज टू सुनीता, राकेश सुनीता से कहता है कैन यू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी, ठीक है।
तो इस तरीके से हम कहते हैं। तो यानी मैं कहूंगा कि इस से वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन वो कहां पे है, वोकेटिव केस में दे रखा है। इसीलिए यहां पे से को हम किस में चेंज करेंगे भाई, टेल में चेंज जरूर करेंगे। तो सबसे पहले टेल में या आस्क में चेंज करेंगे, टेल में या आस्क में चेंज करेंगे। अब क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन है तो टेल में नहीं आएगा, दोनों हट जाएंगे। दूसरा आपने देखा कि अब यहाँ पे आस्क्ड है और यहाँ पे आस्क्स है, तो ये भी हट जाएगा। यानी कि 3 ऑप्शन आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, एक ही ऑप्शन बचता है। वोकेटिव केस को भी मैंने समझा दिया है, और क्योंकि वोकेटिव केस काउंट किया जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे सुनीता आ जाएगा। ठीक है, सुनीता यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका अगला। द प्राइम मिनिस्टर सेट एट अ मीटिंग देयर इज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर द पार्टी नाउ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वर्किंग प्रेसिडेंट की फिलहाल पार्टी को जरूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड अ मीटिंग। अब देखिए यहां पे क्या कर रखा है, सैड एट है और पहले ऑप्शन में उसको टोल्ड कर दिया। देखिए सैड टू को टोल्ड में बदलेंगे और सैड एट को मत बदल देना, वो एट प्रेपोजिशन अलग है। वो जो टू प्रेपोजिशन होती है वो न्यूट्रल होती है, डेटिव केस को इंट्रोड्यूस करती है। ये आपकी एक प्लेस की प्रेपोजिशन है, इसको नहीं बदलना है। अगला देखा टोल्ड अ मीटिंग, बिल्कुल ये भी गलत है। तो यहाँ पे सैड एट में टोल्ड में मत बदल देना। अब आएगा कि एड्रेस्ड अ मीटिंग। अब देखो टोल्ड अ मीटिंग कहना गलत है, लेकिन एड्रेस्ड अ मीटिंग कहना एकदम सही है। तो एक तो हम देख रहे हैं कि बी ऑप्शन को कंसीडर करके कि द प्राइम मिनिस्टर सेड एट अ मीटिंग दैट देयर वाज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर द पार्टी देन। और अगला है द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड अ मीटिंग दैट देयर वाज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर द पार्टी। अब यहाँ पे सैड एट को सैड एट रखा है और यहाँ पे सैड एट को एड्रेस्ड अ मीटिंग कर दिया है। ठीक है, सैड एट को मतलब वहाँ पे सैड को सैड रखा है और यहाँ पे एड्रेस्ड कर दिया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि देखो अगर यहाँ पे ऑप्शन डी ना होता, ठीक है, अगर ऑप्शन डी ना होता तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाता। ऑप्शन बी भी पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि मीटिंग वगैरह को यूजुअली एड्रेस किया जाता है, मीटिंग वगैरह को क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे मीटिंग वगैरह के साथ में आपको एड्रेस लगाना है, इसीलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बी आपका अगर डी ना होता तो उसके अभाव में बी हो सकता था। ठीक है, तो बी आपका हो सकता था अगर डी ऑप्शन ना होता, क्योंकि एड्रेस आपका एक बेटर ऑप्शन है सेड एट से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है सी आस्क्ड हर मदर। अब आप देखोगे सीजीएल टीयर 2 16/11/2020 एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन आपका। सी आस्क्ड हर मदर वेयर हर गोल्ड ब्रेसलेट वाज। अब अगेन आपको क्या करना है, उल्टा कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, उल्टा कन्वर्ट अगर करना है, आस्क्ड है तो क्वेश्चन रहा होगा। अब आप देखोगे चारों के चारों ऑप्शन आपके क्वेश्चन से ही बना रखे हैं। आपका कंजंक्शन क्या रहा है, वेयर है, यानी कि आपका क्वेश्चन वर्ड वेयर रहा होगा। ठीक है, वेयर। अब क्योंकि यहाँ पे वॉज है, क्या है, वॉज, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, इज रहा होगा। तो सबसे पहले इस वाले वॉज को हटा देंगे, दूसरा इस वाले वॉज को हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका सेंटेंस में वेयर जरूर लगा रखा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा रखा है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो आपका असर्टिव वाला बना रखा है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, वेयर इज माई गोल्ड ब्रेसलेट। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राइवर सेड टू द पासर बाय डू यू नो द वे टू द मार्केट। ड्राइवर ने पासर बाई से पूछा। अब क्या है, डू यू नो है, डू यू नो यानी कि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, कंजंक्शन इफ या वेदर आएगा, और आपका सेड टू को आस्क में बदलेंगे। सेड टू सब में आस्क में है, एक भी एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है। दूसरा हमने देखेंगे पासर बाई भी सही यूज कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए वेदर लगा रखा है, इफ लगा रखा है, इफ लगा रखा है, यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं है। सबसे पहले तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि कोई कंजंक्शन नहीं है। दूसरा देखेंगे डू यू नो है, ठीक है, यू को हम किससे चेंज करेंगे,
पासर बाई से, तो ही हो जाएगा। यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यू है, इसीलिए इस यू की वजह से ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचते हैं दो ऑप्शन, इफ ही नोज है और इफ ही न्यू है, क्योंकि सेंटेंस आगे से किस में था, पास्ट में, तो नोज की जगह पे क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा, और आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इफ ही न्यू, इफ ही न्यू, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, शांत रहें और मेरे शब्दों को सुने। ठीक है, शांत रहें और मेरे शब्दों को सुने। ठीक है, अब आप देखेंगे, ही आस्क्ड टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। दूसरा ऑप्शन है, ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। अगला एक क्वेश्चन है आपका, ही सेड टू देम बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। अब आप देखोगे, सबसे पहले अगर ऑप्शंस एलिमिनेट आपको करने हैं, तो यहाँ पे देम के बाद में कोई कंजंक्शन नहीं लगा रखा है, कोई इन्फिनिटिव भी नहीं लगा रखा है, यानी कि ऑप्शन सी सबसे पहले एलिमिनेट आप कर पाओगे। ऑप्शन सी को आप सबसे पहले एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, ही, एक ऑप्शन है, ही टोल्ड टू लिसन टू हिज वर्ड्स एंड बी क्वाइट। ही टोल्ड टू, अब देखो क्योंकि यहाँ पे सेड के बाद में टू नहीं था, तो सेड टू को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। अब आपके दो ऑप्शन बचते हैं, ही आस्क्ड टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, और ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। अब आपको आंसर करना है कि ए आंसर सही होगा या बी आंसर सही होगा, अर्ज्ड आएगा या फिर आपका आस्क्ड आएगा। तो ही आस्क्ड टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, या फिर ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। जल्दी बताएंगे कि दोनों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। देखो, सबसे पहले आपको बी में दिख रहा होगा एक देम लगा रखा है। अब इस देम से चीजों को गलत मत समझ लेना। ये देम क्या है, जनरली हमने ऐसे यूज कर रखा है, जैसे मैंने आपको वॉइस के टाइम पे भी बताया था कि कई बार दे हम ऐसे यूज करेंगे जहां पर हमें कुछ दिया हुआ नहीं है लेकिन दे यूज कर लिया, तो ये देम हमने उसी तरीके का यूज करा हुआ है। क्योंकि ऐसे सेंटेंस में हम किसी से मांग करते हैं, हम किसी को बोलते हैं कि हमारे शब्दों को सुने और शांत रहें। ठीक है, हमारे शब्दों को सुने और शांत रहें, तो यहाँ पे मांग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मांग करने की, इसीलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्ज ऐसे सेंटेंस में आएगा, ना कि आस्क्ड। ठीक है, और दूसरा, आस्क के साथ में ऑब्जेक्ट जनरली आता है, डायरेक्ट इन्फिनिटिव नहीं आता है। आस्क के साथ में डायरेक्ट इन्फिनिटिव नहीं आता है, आस्क समबडी टू डू समथिंग होता है जनरली। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, मदर सेड टू हर पेंट द रिवर ब्लू। ठीक है, सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है अगेन। ठीक है, तो मदर सेड टू हर पेंट द रिवर ब्लू, तो मदर सेड टू हर टू पेंट। अब देखो यहाँ पे सेड टू हर है, सेड टू हर को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। तो पहले तो सैड हर वाला गलत है। ठीक है, दूसरा आस्क्ड हर पेंट, ये गलत है, यहाँ पे टू पेंट होना चाहिए था। तो द मदर टोल्ड हर, अब टोल्ड टू हर है, ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन बचता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टू पेंट द रिवर ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनिल सैड अली डिजर्व्ड द प्राइज। अनिल सैड अली डिजर्व्ड द प्राइज, तो अनिल सबसे पहले तो सेज वाला खत्म हो जाएगा क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, आगे देखेंगे, अनिल सैड दैट, अब यहाँ पे डिजर्व्ड था और यहाँ पे डिजर्व्स हो गया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, और ये हैज डिजर्व्ड है, ये भी गलत हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, द थीफ सेड टू द जज पार्डन मी, अगेन सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, द थीफ सेड टू द जज पार्डन मी, अब जज से थीफ क्या करेगा,
क्या रिक्वेस्ट करेगा या कुछ ऑर्डर वगैरह देगा? तो बेसिकली रिक्वेस्ट ही करेगा, बैग करेगा, मांगेगा कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले बैग करना सबसे अच्छा ऑप्शन है ऐसे में। मांगना मतलब क्षमा मांगना, माफी मांगना। ठीक है, माफी मांगना। द थीफ सेड टू द जज पार्डन मी, कृपया मुझे माफ कर दें, कि उसने माफी के लिए मांगा। तो द थीफ सेड टू द जज टू पार्डन नहीं होगा, सबसे पहले तो इसको हटा देंगे। द थीफ अर्ज्ड टू पार्डन द जज, इसका सेंटेंस का जो मीनिंग है ये कुछ ऐसा बनेगा कि थीफ ने जज को माफ करने की मतलब दुआ मांगी, मतलब गुहार लगाई। तो जज को माफ नहीं करना था, माफ उसे खुद को करना था, मतलब वो खुद माफ होना चाहता था, जज माफ करेगा, जज को माफ किया नहीं जाएगा, है ना। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन है द थीफ रिक्वेस्टेड द जज फॉर पार्डन मी। अब मी तो मी रह ही नहीं सकता है, ठीक है। तो द थीफ बेग्ड द जज, जज से मांगा, उसने क्या मांगा? पार्डन हिम, पार्डन हिम। यही आपका सही आंसर है। ऐसे सेंटेंसेस में जब भी कुछ जुडिशरी से रिलेटेड है, पार्डन वगैरह मांगने की बात है, तो बैग होता है। ठीक है, बैग पार्डन आपने सुना होगा, बैग पार्डन आपका कोलोकेशन भी होता है। ठीक है, कोलोकेशन भी होता है। परसों की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम कोलोकेशंस या फिर कनोटेशंस पढ़ेंगे। परसों जो हमारी क्लोज टेस्ट की क्लास नंबर 1 होगी, उसमें हम कोलोकेशंस या फिर कनोटेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, कनोटेशन होंगे या कोलोकेशन होंगे। क्योंकि मैं क्लोज टेस्ट डायरेक्ट सीधे क्लोज टेस्ट पे आपको नहीं लेके जाऊंगा, पहले मैं कुछ कोलोकेशंस, कुछ कनोटेशंस पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि फिगरेटिव मीनिंग, लिटरल मीनिंग, इनमें क्या डिफरेंस होता है। उसके अलावा आपको आइडिया लगे कि किसी वर्ब, किसी शब्द का कनोटेशन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कनोटेशन डिनोटेशन में क्या फ़र्क होता है। तो क्लोज टेस्ट हम इस तरीके से करेंगे थोड़ा सा, कि पहले थ्योरी पे काम करेंगे क्लोज टेस्ट की, उसके बाद में प्रैक्टिस वाले पार्ट पे आएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस वाले पार्ट पे बाद में आएंगे, पहले थ्योरी पार्ट पे आएंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं, द गार्ड सेड टू द विजिटर्स डू नॉट टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द म्यूजियम। भाई म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफ्स ना लें। ठीक है, अब गार्ड विजिटर से क्या कहेगा? फॉरबिड करेगा, वार्न करेगा, टोल्ड करेगा, या फिर रिक्वेस्ट करेगा। अब आप देखोगे कि इनसे हमें बहुत लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो हम देखेंगे कि आगे से कुछ सेंटेंसेस को हम एलिमिनेट करवाएं। पहले तो आपको फॉरबिड का मीनिंग पता होना चाहिए। फॉरबिड का मतलब होता है किसी चीज से मना कर देना, किसी काम को करने से मना कर देना। ठीक है, क्लोज टेस्ट के कितने क्लासेस होंगे? 6-7 एटलीस्ट। क्योंकि देखो मैं एक क्लास एटलीस्ट कोलोकेशंस पे लूंगा, एक क्लास कनोटेशंस पे लूंगा, एक क्लास आपकी क्लोज टेस्ट की होगी, उस पर क्या बोलते हैं, मतलब क्लोज टेस्ट की थ्योरी पार्ट मान सकते हैं आप इसको। क्योंकि क्लोज टेस्ट के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी क्लोज टेस्ट के लिए इन सब चीज़ों की। ठीक है, क्लोज टेस्ट के लिए इन सब चीज़ों की। उसके अलावा जो आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, कंफ्यूजिबल बोल सकते हैं, जैसे दो शब्द हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। मैं वो वाले शब्दों की बात नहीं कर रहा हूँ जो दिखने में एक जैसे हैं, नहीं। जैसे कि आपका जब मीनिंग सेम होता है ना, दोनों में से कौन सा आएगा? पॉइजनियस और टॉक्सिक, कौन सा आएगा बताइए? ठीक है, दोनों ही जहरीले होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स पे क्लास लेंगे जो कि उनके यूसेज हम समझेंगे कि कौन सा। ऐसे ही क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। देखिए जहाँ पे क्लोज टेस्ट में चारों ऑप्शन से इतने क्लियर कट हैं कि उनमें कोई डाउट ही नहीं है, तो फिर चारों का मीनिंग एकदम अलग अलग है, तो फिर उनको पढ़ने का फायदा मुझे नहीं लगता कि है। मुझे लगता है फायदा पढ़ाने का वो है कि मैं कुछ ऐसा आपको पढ़ाऊँ जहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। जब वर्ड्स के मीनिंग अलग अलग हैं तो वो तो आपको सिर्फ वर्ड्स याद करने हैं, वो आप कर भी लोगे। लेकिन पढ़ाने का फायदा है कि मैं आपको कुछ ऐसा पढ़ाऊं जो कि आप खुद से नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे डाउट्स आते हैं। ठीक है, तो द गार्ड सेड टू द विजिटर्स। अब यहाँ पे देखेंगे वार्नड द विजिटर नॉट टू टेक कर रखा है, आगे टोल्ड द विजिटर दैट डू नॉट टेक। सबसे पहले तो टोल्ड वाले को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, दैट लगा रखा है, डू नॉट आ रखा है आगे। रिक्वेस्टेड द विजिटर्स टू नॉट टेक, अब आप देखेंगे 2+ में नॉट लगा रखा है, तो यानी कि नॉट इस 2 के पहले आना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। 2 जो बचे हुए ऑप्शन है उनको देखते हैं। द गार्ड फॉरबिड द विजिटर्स टू टेक फोटोग्राफ्स
इनसाइड द म्यूजियम और द गार्ड वार्नड द विजिटर्स नॉट टू टेकिंग। अब देखो नॉट टू बी टेकिंग कर रखा है, नॉट टू बी टेकिंग फोटोग्राफ्स अगर कर रखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2+V1 आना चाहिए, 2+B+V1 नहीं आना चाहिए था, यानी कि बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो बात रही ऑप्शन एलिमिनेट करके कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो जितने भी टॉपिक हैं कनोटेशन, डिनोटेशन, कोलोकेशंस, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये सारे के सारे क्लोज टेस्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, क्लोज टेस्ट के अंदर आएंगे। क्लोज टेस्ट की थ्योरी का पार्ट है, क्लोज टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इनको क्लोज टेस्ट की थ्योरी का पार्ट रखेंगे हम। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं अगला। तो पहली बात तो कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप कैसे कैसे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, जब भी देखो ये डू नॉट आता है ना, और अगर आपके ऑप्शन में फॉरवर्ड दे रखा हो तो सबसे पहली निगाह फॉरवर्ड पे मारना भाई। फॉरवर्ड के ही ऐसे ऑप्शंस जल्दी सही होते हैं, ऐसे आंसर्स फॉरवर्ड से ही आते हैं। फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज के लिए मना करना। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना फॉरवर्ड से ही आपको कोशिश करनी है फॉरवर्ड वाला ही सही हो जाए, बाकी सब एलिमिनेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेहा एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। एक्सक्लेम्ड है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहा होगा। ठीक है, अगर एक्सक्लेमेटरी रहा होगा तो पहले तो इसको हटा दीजिए, दूसरा इसको हटा दीजिए, दो तो हटी गए सीधे सीधे। ये असर्टिव है, ये इंटेरोगेटिव है। ठीक है, अब आप देखोगे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर आपको बताया, यूट्यूब पे भी कई बार बताया है और क्लासेस में भी कई बार वो स्ट्रक्चर आया है कि आपका कभी भी ऐसा हो, हाउ टू सो एज, चलो दिस दैट को भी यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं मैं, दिस दैट भी होता है इसमें, प्लस में एक एडजेक्टिव भी हो और प्लस में एक नाउन भी हो। तो ऐसे केस में इस नाउन के पहले आर्टिकल ए या फिर एन का आना अति आवश्यक होता है। ए या एन का आना अति आवश्यक होता है। अब आप देखोगे हाउ अ प्लेजेंट सरप्राइज नहीं होगा, हाउ प्लेजेंट अ सरप्राइज होना चाहिए था, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। इसीलिए डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज होगा, हाउ प्लेजेंट अ सरप्राइज होता तो सही हो सकता था, यानी कि एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल का आना जरूरी था, आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले नहीं आ सकता है। अब आप देखेंगे सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इनडायरेक्टली चेक किया गया है। ठीक है, तो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू का है तो कहीं ना कहीं किसको क्या करा होगा, भगवान से दुआ मांगी होगी लंबी उम्र की। ही प्रेड सो आई वुड बी ब्लेस्ड, एक ही प्रेड सो दैट गॉड विल ब्लेस मी, ही प्रेज बिकॉज आई नीड ब्लेसिंग। ये तो सबसे पहले हटा देंगे कि वो इसलिए प्रेयर करता है क्योंकि मुझे ब्लेसिंग की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, मैंने आपको बताया था ये जो मे होता है, ये जो मे होता है इसको माइट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे वुड में कर रखा है, यहाँ पे देखेंगे विल में कर रखा है और यहाँ पे माइट में कर रखा है। दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। आई सेड टू द ओल्ड मैन डोंट सिट ऑन द चेयर इट इज ब्रोकन, तो आई कॉजन्ड द ओल्ड मैन अगेंस्ट सिटिंग ऑन द चेयर। देखिए अब यहाँ पर डोंट सिट है, किसी चीज के लिए आपने क्या करा है, चेतावनी दी है। ठीक है, चेतावनी दी है। अगर चेतावनी दी है तो चेतावनी के लिए आप बताइए आस्क करोगे, रिक्वेस्ट करोगे या कॉजन करोगे। तो ऑब्वियस ये बात है कि हम कॉजन कर रहे होते हैं। कॉजन का मतलब होता है, कॉजन का मतलब होता है किसी को चेतावनी देना, किसी को सचेत करना। ठीक है, तो आई कॉशन्ड द ओल्ड मैन अगेंस्ट। अब कॉशन के साथ में यूजुअली जो प्रपोजिशन आती है आपकी वो अगेंस्ट आती है, तो ठीक है, अगेंस्ट सिटिंग ऑन दैट चेयर एज। अब देखिए यहां पे आपकी दो क्लॉज हैं, एक आगे वाली पूरी और एक ये। अब इसमें आपका कंजंक्शन कोई नहीं दे रखा, इसीलिए बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन में रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्टेड वैसे होता भी तो यहाँ पे इट इज नहीं होता, इट वॉज होता, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, डी भी एलिमिनेट हो जाता है, क्यों, क्योंकि अगेन इज लगा रखा है। एक ऑप्शन आपका बचता है सिर्फ जिसमें वॉज आ रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो गया।
ठीक है, ए आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, द मैनेजर लाउडेड द सेल्समैन एंड सेड दैट हिज परफॉर्मेंस हैड बीन एक्सेप्शनल। मैनेजर ने क्या किया, लाउड किया। लाउड का मतलब क्या होता है, तारीफ करना। क्या करना, तारीफ करना। अब तारीफ अगर किसी की है तो कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रह सकता है, ऐसी संभावना है। जैसे अगर किसी की तारीफ करते कैसे करते हैं, वेल डन, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वेल डन अगर हमने बोला है तो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आप देखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से में बन रहा है। ठीक है, पहले तो ओह यूजुअली नेगेटिव सेंस में आता है। ठीक है, यहाँ पे हैड बीन की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आएगा दैट हिज परफॉर्मेंस हैड बीन एक्सेप्शनल, नहीं वॉज एक्सेप्शनल, क्योंकि वॉज रहा है या हैज बीन रहेगा, तो या तो हैज बीन रहा होगा या वॉज रहा होगा। अब आप देखोगे ऑप्शन बी में हैज बीन है और हैज बीइंग बीन, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन देखेंगे, ब्रेवो हाउ एक्सेप्शनल हिज परफॉर्मेंस इज। अब इज को क्या हैड बीन में लेके जाएंगे, बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, ऑप्शन डी भी गलत है। आप देखोगे कि सारे के सारे आपके ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। ए इसलिए गलत है, आगे हैड बीन है, हैड बीन नहीं, वहां पे या तो वॉज रहा होगा या हैज बीन रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका, इसको स्किप करके सी पे पहुंचेंगे, द मैनेजर सेड, और इसमें ऑप्शन सी में आ रखा है हैज के बाद में बीइंग, तो इसीलिए ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी में जैसे आप आओगे तो आप देखोगे हाउ एक्सेप्शनल योर परफॉर्मेंस इज, तो इज को वॉज में लेके जाते, हैड बीन में नहीं, इसीलिए नहीं आएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, जिसमें है द मैनेजर सेड टू द सेल्समैन, ओह वेल डन, योर परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सेप्शनल। ठीक है, ब्रेवो वाला डी ऑप्शन हो सकता था। ठीक है, हो सकता था, बहादुरी के लिए हम बोल देते हैं ब्रेवो, लेकिन वो यहाँ पे होगा नहीं भाई मेरे। ठीक है, ब्रेवो वाला नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ब्रेवो वाला नहीं होगा, वेल डन वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द बैंक्स ओपन एंड क्लोज। किस टाइम पे बैंक खुलते हैं और किस टाइम पे बंद होते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं ये किसी से क्वेश्चन पूछा गया, अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो या तो आस्क हो सकता है, कभी कभी वांटेड टू नो भी लिख देते हैं, तो आस्क्ड भी हो सकता है और वांटेड टू नो भी हो सकता है। सबसे पहले ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दिया जी। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द बैंक्स ओपनड एंड क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही ईडी में रखे हैं, हो सकता है। अगला देखेंगे, ही वांटेड टू नो व्हाट टाइम द बैंक्स ओपन एंड क्लोज। अब आपने देखा यहाँ पे ओपन है, क्लोज है। अब क्योंकि यहाँ पे भी आप ओपन और क्लोज था डू के साथ में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदला जाना था, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में आना चाहिए था, पास्ट के इंडेफिनिट में। पास्ट के इंडेफिनिट में ऑप्शन बी दे रखा है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैनेजर वाला सेंटेंस दोबारा समझाना है। देखो लाउडेड है, लाउडेड का मतलब है तारीफ करना। अब आप देखोगे हैड बीन एक्सेप्शनल है, हैड बीन यानी कि पास्ट का परफेक्ट टेंस रहा होगा। अगर ये हैड बीन है, पास्ट का परफेक्ट टेंस है, तो या तो प्रेजेंट के परफेक्ट से आगे गया होगा या पास्ट के इंडेफिनिट से गया होगा। अब आप देखोगे इसमें प्रेजेंट में है, इज लगा रखा है, ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता है। यहाँ पे हैज के बाद में V1 ING आ रखा है, ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता है। यहाँ पे हैड बीन है, पास्ट का परफेक्ट यूजुअली नहीं रहा होगा, या तो प्रेजेंट का परफेक्ट रहा होगा, तो वेल डन वाला रहा होगा। वैसे भी यहाँ पे ओह दे रखा है जो कि यूजुअली नेगेटिव सेंस में आता है, तो ये आपका नहीं आएगा, तो वेल डन वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। मैनेजर वाला सेंटेंस एक्सप्लेन कर दिया है, ये मैं पहले कर चुका। आगे आगे, वेल वेल ही सेड अ स्ट्रेंज मैन। ठीक है, तो अ स्ट्रेंज मैन सेड वेल वेल नहीं, स्ट्रेंज मैन ने नहीं कहा, ही ने कहा है। ही सेड दैट वेल इज अ स्ट्रेंज मैन, क्या वेल स्ट्रेंज मैन था ना, ये भी नहीं था। ही ऑब्जर्व दैट ही वॉज अ स्ट्रेंज मैन, हो सकता है। ही कमेंटेड दैट द स्ट्रेंज मैन वॉज वेल, ना, एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। मीनिंग के हिसाब से देख सकते हैं आप इसको सीधे सीधे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई इसको दोबारा से समझा देता हूं। ये वेल वेल है, वेल वेल का मतलब कोई घंटी घंटी मत समझ लेना। मैंने कहा वेल 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 वेल,
स्ट्रेंज मैन एक अजीब आदमी है, ठीक है, अजीब आदमी है। तो हम वेल के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, हम स्ट्रेंज मैन के बारे में, हमने कोई देखा हमने उसको स्ट्रेंज बोला, इतनी सी बात है। तो द स्ट्रेंज मैन सेड, स्ट्रेंज मैन ने नहीं कहा, हमने कहा था, मतलब ही ने कहा था। दूसरा ही सेड दैट वेल इज अ स्ट्रेंज मैन, वेल स्ट्रेंज मैन नहीं है, ये भी नहीं है। कमेंटेड दैट द स्ट्रेंज मैन वाज वेल, नहीं, ऑप्शन है ही वॉज अ स्ट्रेंज मैन। तो ऑप्शन सी इज द ओनली करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, मदर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन टू स्टॉप प्लेइंग देन, ठीक है। अब आप देखोगे सीपीओ टीयर 2 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? सीपीओ टीयर 2 का। अब देन आ रखा है, यानी कि यहाँ पे नाउ रहा होगा, तो एक तो इस देन वाले को हटा दीजिए, एक इस देन वाले को हटा दीजिए। दूसरा यहाँ पे ऑर्डर आ रखा है, क्या रखा है? ऑर्डर आ रखा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर आ रखा है, तो कैन यू स्टॉप होगा? नहीं, कैन यू या कुड यू के साथ में हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे होते हैं। ऑर्डर देते हैं हम सीधे स्टॉप प्लेइंग नाउ, सॉरी इसके साथ में नहीं दे सकते हैं, इसके साथ में ऑर्डर देते हैं, ठीक है, इसके साथ में ऑर्डर देते हैं। स्ट्रेंज मैन में डी ऑप्शन क्यों गलत है, देखते हैं। स्ट्रेंज मैन में देखिए, द स्ट्रेंज मैन वॉज वेल, क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेंज मैन वेल था, स्ट्रेंज मैन अच्छी हालत में था, स्ट्रेंज मैन अच्छा था? क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ? नहीं, मैं जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ, एक बंदा आया, मुझे अजीब लगा, तो मैंने कहा वेल वेल अ स्ट्रेंज मैन, मतलब एक अनजान आदमी है, ठीक है, एक अनजान आदमी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि वो एक अनजान आदमी था, वो एक अनजान आदमी था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा था कि अनजान आदमी अच्छा था या बुरा था या ठीक था या बीमार था, मर रहा था, जिंदा था, कुएं में गिर रहा था या फिर नदी में तैर रहा था, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो एक स्ट्रेंज आदमी था, स्ट्रेंज आदमी था, इसीलिए इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सी कौन से का सी नहीं हो सकता? इस वाले का नहीं हो सकता है। सी तो इसीलिए नहीं हो सकता, सबसे पहले देन को ही देख लो, देन नाउ से गया होगा, इसीलिए ऑप्शन सी तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है मनीषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ही सेड आई एम कमिंग टुमारो, आई एम कमिंग टुमारो। अब आप देखोगे कि टुमारो को बदल दिया जाता है द नेक्स्ट डे, तो एक ऑप्शन और एक ऑप्शन, ये दोनों तो वैसे ही खत्म हो गए। तो ही टोल्ड he said that he was coming the next day। भाई साहब लाइव वीडियो 2x पे नहीं चल सकती, कह रहे हैं सर वीडियो 2x पे नहीं चल रही, लाइव वीडियो 2x पे कैसे चलेगी? रिकॉर्डेड जब देख रहे होगे तब चल रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो उसने मुझे कुछ पूछा, सिंपल सी बात है, तो सेड टू तो दोनों खत्म ही हो जाएंगे। ही आस्क्ड मी, अब क्योंकि आस्क्ड है तो दैट नहीं आएगा, व्हाट आई वाज डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, he told you that he had not known that it was your birthday that day। CPO tier 2 का क्वेश्चन है अगेन भाई, CPO tier 2, he told you that, उसने आपको बताया, that he had not known, उसको नहीं पता चल चुका था, that it was your birthday that day। that day का मतलब है टुडे रहा होगा। अब टुडे रहा होगा तो पहले तो इस that day को हटा देंगे, एक ऑप्शन आपका वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। बी ऑप्शन पा जाते हैं, ही सेड टू हिम, ठीक है, ही सेड टू हिम आई डू नॉट नो, ठीक है। अब देखो हैड नॉट नोन है, यानी कि डू नॉट नो के साथ में चेंज हुआ होगा या डिड नॉट नो के, तो आप सबका आंसर होना चाहिए कि डिड नॉट नो के, यानी कि बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ए भी एलिमिनेट हो चुका है, बी भी एलिमिनेट हो चुका है। अब देखेंगे सी और डी में, ही सेड टू यू, यू डिड नॉट न्यू। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये जो ही बना है, ये जो ही बना है, ये किससे बना होगा? इस वाले ही से ही बनेगा या इस यू से बना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि यू से बनता तो यू बनता, ही तो नहीं बनता, तो यू से बनता तो यू बनता, ही नहीं बन सकता था। अगर ही बना है तो किससे बना होगा? आई से, मतलब इस वाले ही से, इस वाले ही से, यानी कि यहाँ पे क्या रहा होगा?
फर्स्ट पर्सन रहा होगा। अगर फर्स्ट पर्सन रहा होगा इसका मतलब है ये यू की वजह से ये ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है। डी इज दी ओनली करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज दी ओनली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ही सेज द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसने कहा कि सूरज आपका ईस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरब होता होगा ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, पूरब में निकलता है। मैं भूल जाता हूँ दिशाओं के नाम हिंदी में, इंग्लिश में मेरे को सारे याद हैं। ही सेज दैट, तो अब देखेंगे ही सेज, तो सेज को सैड में नहीं बदलेंगे पहली बात। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही। जब आगे ही सेज है तो यहाँ पर हैज रीजन या राइज और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। यहाँ तो सेज था, इवन यहाँ पे सैड रहा होता, इवन यहाँ पे सैड भी रहा होता तो सन का ईस्ट में निकलना एक यूनिवर्सल फैक्ट है। यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होता, तो राइजेज ही रहता हर कंडीशन में। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला आपका क्वेश्चन है ही सेड हाउ आई विश दे वुड कम। हाउ आई विश दे वुड कम। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखेंगे ही एक्सक्लेम्ड। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही विश्ड दे वुड कम। ही एक्सक्लेम्ड होपफुली दैट दे वुड कम। He exclaimed that he would wish them to come. He exclaimed how he wished they would come. जल्दी से बताएंगे, ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं, नॉर्मली भी बता सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप बता सकते हैं। बताओ भाई। अब देखो हाउ से सेंटेंस शुरू हुआ है तो ये हाउ क्वेश्चन वाला नहीं है, वो किसी को पूछ नहीं रहा है कि कैसे, कैसे वाला नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला हाउ है। हाउ और व्हाट आपको पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला हाउ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है ये, तो क्वेश्चन जैसी कोई बात नहीं है, इसीलिए सबसे पहले तो इसको क्वेश्चन मत समझ लेना। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले अगर ऑप्शन एलिमिनेट आपको करने हैं, हाउ ही विश्ड दे वुड कम। अब यहाँ पे हाउ को क्या बना दिया इन्होंने, कंजंक्शन बना दिया। सबसे पहले तो इसको हटा देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन वाला हाउ होता है वो तो रहता है, लेकिन जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वाला हाउ होता है वो आपका ड्रॉप हो जाता है, वो आपका ड्रॉप हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वाला। मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की थ्योरी में बताया था कि जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है उसको ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड होते हैं उसको ड्रॉप कर देते हैं। दूसरा, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वुड विश देम टू कम। अब इसको भी नहीं लिखेंगे। देखिए विश क्या दिखाता है, विश दिखाता है कि आप कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते होते हैं, जब हम कुछ चाह रहे होते हैं तब दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कुछ उम्मीद कर रहे होते हैं। कुछ चाहना मतलब कुछ उम्मीद करना। तो ही एक्सक्लेम्ड होपफुली, उसने होपफुली ये एक्सक्लेम किया दैट दे वुड कम, कि वो आएंगे, लेकिन वो नहीं आएंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, अगर कभी हाउ आई विश से अगर आपका सेंटेंस आ जाता है तो उसको एक्सक्लेम्ड होपफुली में चेंज कर देते हैं, इसीलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज की क्लास छोटी रखते हैं क्योंकि दोपहर में 3:30 बजे से आपकी इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, और पीडीएफ भी आपको एक सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी शाम को ही। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और शाम की जो क्लास है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रैक्टिस क्लास 2 3:30 बजे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम की क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जिसके डाउट्स हैं डाउट्स इकट्ठे कर लेना। शाम की क्लास में पहले 10 मिनट में 15 मिनट में डाउट्स लेंगे। शाम को डाउट सेशन होगा, पहले 10 से 15 मिनट डाउट्स होंगे भाई। ठीक है, डाउट्स अपने बता देना, सारे लोग कमेंट तैयार रखना। ठीक है, या फिर ग्रुप में पोस्ट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि देख पाऊँ।